नमस्कार, मैं हूं निम्मी और आपका स्वागत है बिहार आवर में। और जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि अब से बिहार आवर खबरों के बीच में आपसे पूछेगा एक सवाल और सवाल का सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों की घोषणा अगले दिन की खबरों में की जाएगी, इसलिए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2021 बिहार में ग्रामीण डाक सेवक के 1940 पदों पर वैकेंसी। इंडिया पोस्ट ने बिहार सर्किल में 10वीं पास युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। कुल रिक्तियों की संख्या 1940 है, जिनमें ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पदों की भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारतीय डाक की भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार 4 घंटे की सेवा के लिए बीपीएम को 12,000 रुपये और एबीपीएम डाक सेवक को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं 5 घंटों की सेवा के लिए क्रमशः 14,500 रुपये और 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि है 27 अप्रैल 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 26 मई 2021। कोरोना अपडेट 24 घंटे में पटना में 36 समेत बिहार के कोरोना से 137 लोगों की मौत। सरकारी आंकड़ा 86। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को बिहार में 137 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों में 36 पटना में, जबकि 101 लोगों की मौत बिहार के अन्य जिलों में हो गई है। पटना के 4 बड़े अस्पतालों एनएमसीएच में 21, पटना एम्स में 6, पीएमसीएच में 7 और आईजीआईएमएस में 2 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। जिलों के 5 मरीजों की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने 88 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत की पुष्टि की है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर, 35 जिलों में संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार। इस बार संक्रमण का ग्राफ काफी तेज। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में महज 35 दिनों में ही संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। मंगलवार को राज्य में 12,604 नए संक्रमित मिले, जबकि राज्य में पहले से ही 660 सक्रिय मरीज थे। वहीं पिछले साल 2020 में 146 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से अधिक हुई थी। 22 मार्च 2021 में अब तक राज्य में 1,46,738 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य में इस वर्ष जहां 28 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,000 आंकड़े को पार कर गई है, वहीं अगले 9 दिनों में ही ये संख्या 1 लाख को पार कर गई। राज्य में 18 अप्रैल को 44,700 कोरोना संक्रमित थे, जबकि 8,690 नए संक्रमित मिले थे। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच सीएम नीतीश कुमार आज से ले सकते हैं बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उनकी अध्यक्षता में अपराह्न 4 बजे से करीब 5 घंटे चली इस मैराथन बैठक में सभी 48 जिलों के जिलाधिकारियों ने अपने जिले की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज जिलाधिकारी से मिले फीडबैक पर बुधवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में चर्चा होगी और बढ़ते कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी है कि निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को उनकी ओडिशा के मुख्यमंत्री से ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर दूरभाष में वार्ता हुई है। उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया है। आईजीआईएमएस बनेगा कोविड अस्पताल। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आईजीआईएमएस को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों में इलाज की पूरी व्यवस्था रखें, अनुमंडल स्तर पर भी इलाज की पूरी तैयारी रखें। स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों के जिलाधिकारियों से कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ऑल्टरनेट डे यानी एक दिन बीच में और उसके आधार पर जरूरी कदम उठाएं। मरीजों की मजबूरी का सौदा, सरकार ने जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के पर्याप्त डोज का दावा किया उसी के लिए बिहार में बड़ी ठगी। बिहार सरकार जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के पर्याप्त डोज का दावा कर रही है उसी के लिए लोगों के साथ ठगी हो रही है। पटना से लेकर प्रदेश के अन्य इलाकों में मरीजों की मजबूरी का सौदा किया जा रहा है। परिजन बाजार में भटकते हैं तो उन्हें 60,000 रुपये में एक वायल दी जाती है और ऑनलाइन मदद मांगे तो ठगी हो जाती है। पटना में ऐसे नंबर वायरल हो रहे हैं जो मदद के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर पड़ताल के बाद ये आगाह किया कि किसी भी अनजान आदमी से रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोई सौदा नहीं करे। इसमें न सिर्फ ठगी होने का सौदा है बल्कि नकली इंजेक्शन का भी खतरा है। हालांकि घटना से अभी तक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन देश में कई जगह इसका भी खुलासा हो चुका है। ऐसे नंबरों से रहे सावधान। पड़ताल के दौरान कई पीड़ित ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर रेमडेसिविर के लिए मदद मांगने के लिए 8110051332 नंबर से फोन आया। खुद को दवा कंपनी का बताकर 18,000 रुपये ले लिया गया और उसके बाद दवा की व्यवस्था नहीं हो पाई। मुंगेर की एक महिला पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपने पति का इलाज करा रही थी। इसके साथ भी 18,000 की ठगी हुई है। गांधी मैदान क्षेत्र के तारा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान समस्तीपुर का एक युवक भी ठगी का शिकार बना है। बिहार के उद्योग निदेशक पंकज कुमार की कोरोना से मौत, शाहनवाज हुसैन ने जताया शोक।
पंकज कुमार 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हो गए थे। प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां बुधवार को उनकी मौत हो गई। पंकज कुमार के निधन पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शोक व्यक्त किया है। पंकज कुमार इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ सेवा के पदाधिकारी थे। प्रतिनियुक्ति पर उद्योग विभाग ने उनकी तैनाती हुई थी। ट्विटर पर जारी अपने शोक संदेश में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे उद्योग विभाग के बेहद अनुभवी और काबिल वरिष्ठ ऑफिसर उद्योग निदेशक श्री पंकज कुमार सिंह जी के आकस्मिक निधन की खबर से स्तंभ और व्यथित हो। पटना के 100 से अधिक अस्पतालों का कोरोना कंट्रोल रूम से संपर्क टूटा। परेशान हुए लोग, शहर में खुदाई के कारण कट गया केबल। राजधानी पटना में सोमवार की रात 12:30 बजे कोरोना नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा बनाया गया कंट्रोल रूम अचानक ठप हो गया। सभी टेलीफोन बंद हो गए। फिर क्या था, मरीज एवं परिजनों तथा सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच संबंध स्थापित करने वाले कंट्रोल रूम का ही संपर्क खत्म हो गया। ये समस्या नमामि गंगे परियोजना द्वारा शहर में की जाने वाली सड़क खुदाई के कारण हुई, जिससे बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार शाम 7 बजे स्थिति सामान्य हुई और कंट्रोल रूम से टेलीफोन चालू हुआ। कोरोना मामले पर हाईकोर्ट में रोज होगी सुनवाई। हाईकोर्ट का आदेश, होम आइसोलेशन वालों को भी मिले ऑक्सीजन। पटना हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज की जांच और इलाज की सुविधा पर रोज सुनवाई होगी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन कोटा का पूरा उठाव सुनिश्चित करें। अस्पतालों के साथ होम आइसोलेशन में रह रहे गंभीर मरीजों को भी ऑक्सीजन मुहैया कराया जाएगा। बुधवार को शाम 4:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह तथा न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने लोकहित याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में टैंकर की कमी के कारण ऑक्सीजन के निर्धारित कोटे का उठाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इस पर कोर्ट ने ऑक्सीजन का पूरा कोटा उठाव सुनिश्चित करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया में कोरोना वायरस ने तेजी से पसारा पांव। अब तक 616 मिले संक्रमित। कोरोना संक्रमणों की दूसरी लहर से लोग तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। प्रशासनिक अपील के बाद भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं। नतीजा है कि जिले में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। इसमें विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्मस्थल एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बोधगया भी नहीं बचे हैं। बोधगया में भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल माह में सबसे अधिक बौद्ध मंदिर की सुरक्षा में तैनात जिला बल की महिला सिपाही संक्रमित हुई थी। 27 अप्रैल को 254 की जांच में 14 संक्रमित निकले। सीएचसी प्रभार डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सभी संक्रमित मरीजों को तत्काल दवा का किट देने के साथ साथ खाने पीने से संबंधित अहम सलाह दी जाती है। हालांकि निर्धारित समय तक खुद को संक्रमित मरीज आइसोलेट करता है और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक नियंत्रण में रहता है तो वह जल्द ही कोरोना नेगेटिव हो जाता है। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी ने वायुसेना प्रमुख भदौरिया के साथ बैठक की। जाने किन मसलों पर हुई चर्चा। देश में कोरोना की दूसरी लहर में मची अफरा तफरी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के साथ बैठक की। इस बैठक में वायुसेना प्रमुख ने एयरफोर्स की ओर से कोरोना संकट को थामने के लिए चलाए जा रहे अभियानों के बारे में प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी। 3 माह के भीतर 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा DRDO। पीएम केयर्स फंड से मिलेगी मदद। महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की कमी के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इस क्रम में आज रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देश में 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ओर से पीएम केयर्स फंड के तहत किया जाएगा। DRDO द्वारा विकसित किए जाने वाले मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टेक्नोलॉजी जो LCA तेजस के ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन का काम करती है, वो वर्तमान में कोरोना मरीजों के लिए पेश आ रही ऑक्सीजन की किल्लत से निपटने में काम आएगी। बॉडी के सभी टॉक्सिन दूर करने और इम्यूनिटी को दुरुस्त बनाए रखने के लिए रोजाना पिए तुलसी का काढ़ा। तुलसी भोजन द्वारा बॉडी में किए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा के डाइजेशन को आसान बनाता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व मौजूद होते हैं जो सर्दी, खांसी और जुकाम से दूर रखते हैं। तो अगर आपको काढ़ा बनाना मुश्किल काम लगता है तो इसका 4-5 पत्ते खाने का भी ऑप्शन है। तुलसी का काढ़ा बनाने की विधि: एक पैन में 1 कप पानी लेकर उसे उबालने के लिए रख दे। अब इसमें 7 से 8 तुलसी के पत्ते, 2.5 चम्मच अजवाइन, 2 से 3 काली मिर्च, 3-4 लौंग, चुटकी भर नमक, आधा टुकड़ा अदरक डाल दे। पानी को तब तक उबालना है जब तक कि वो आधा कप ना रहे। इसके बाद इसे छान ले और गर्मा गर्म ही पिए। एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस से जुड़ी अनिवार्यता बढ़ाई। एटीएम से कैश निकालने पर शुल्क में भी वृद्धि। अगर आप एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने अपने सेविंग बैंक अकाउंट से जुड़े कई तरह के शुल्क में संशोधन किया है। बैंक ने विभिन्न तरह के सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस से जुड़ी अनिवार्यता को बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब आपको सेविंग अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होगी। इसके अलावा बैंक ने एटीएम से तय समय से ज़्यादा निकासी निकालने पर भी शुल्क को बढ़ा दिया है। बैंकों द्वारा विभिन्न शुल्कों से की गई ये वृद्धि 1 मई से प्रभावी हो जाएगी। मेट्रो लोकेशन में रहने वाले जिन लोगों को एक्सिस बैंक में इजी सेविंग स्कीम्स के तहत खाता खुला है, उनके लिए मिनिमम बैलेंस से जुड़ी अनिवार्यता को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तक कर दिया गया है। इस तरह बैंक ने सेमी अर्बन ग्रामीण इलाकों के प्राइम और लिबर्टी सेविंग अकाउंट्स के लिए औसत मासिक बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये तक कर दिया है। ये सीमा पहले 15,000 रुपये था, पर यह बदलाव 1 मई से प्रभावी हो जाएगा। पूर्व राजद विधायक राजेंद्र यादव को मिली 15 दिन की पैरोल। हत्या मामले में काट रहे उम्र कैद की सजा। गया केंद्रीय कारा में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे अतरी के पूर्व राजद विधायक राजेंद्र यादव
फॉर्मर आरजेडी एमएलए को 15 दिन की पैरोल मिल गई है। वे मंगलवार को केंद्रीय कारा से बाहर निकले थे। इसके बाद निजी गाड़ी से वे नीमचक बुधानी गांव पहुंचे। पत्नी व पूर्व राजद विधायक कुंती देवी के श्राद्ध क्रम के लिए उन्हें कोर्ट और सरकार के आदेश पर पैरोल मिली है। वे करीब 14 वर्षों के बाद जेल से इतने दिनों के लिए बाहर आए हैं। बंगाल चुनाव, अंतिम चरण के चुनाव में आयोग के सामने होगी बड़ी चुनौतियां। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच पड़ेंगे वोट। 29 अप्रैल को बंगाल में 8वें व अंतिम चरण का मतदान है। इस चरण में मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम व उत्तर कोलकाता की कुल 35 सीटों के लिए चुनाव होना है। अंतिम चरण कई लिहाज से चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। एक और कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात है तो दूसरी ओर बांग्लादेश की सीमा से लगते मालदा व मुर्शिदाबाद जिले के विभिन्न संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा बीरभूम जिला भी बेहद संवेदनशील है। पूर्व में इन क्षेत्रों में चुनाव के दौरान खूब हिंसा देखी गई है। साथ ही राजनीतिक हिंसा के लिए भी ये तीनों जिले बदनाम रहे हैं। लॉकडाउन इन झारखंड में 6 मई तक बड़ा लॉकडाउन। दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन अपराधिकार के सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आंशिक लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है। जब अब यहाँ रात के 8 बजे तक राज्य में दुकानों के खोलने की अनुमति दी गई है। अब दुकानों दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की भी कोई बाध्यता नहीं है। आगामी 6 महीने की सुबह 6 बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। देश और दुनिया के इतिहास में 29 अप्रैल कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिनमें से भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म और पहली बार बकिंगम पैलेस का जनता के लिए खोला जाना खास है, जिसमें 1661 चीन के मिंग विश्व ताइवान पर कब्जा किया। 1639 दिल्ली में लाल किले की नींव रखी गई। 1848 सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ। 1978 अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने घोषणा की कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। 1945 में जापान की सेना ने रंगून छोड़ा। 1992 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में दंगे भड़के थे। 1993 में पहली बार बकिंगम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था। उसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट भी लगाया गया था। और 2005 में सीरिया की अंतिम फौजी टुकड़ी लेबनान से रवाना हुई थी। और इसी खबर के साथ आपको जवाब मिल गया होगा हमारे कल के सवाल का, जो हमने आपसे पूछा था कि भारत के इतिहास में 29 अप्रैल का दिन किस कारण से खास माना जाता है। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों का नाम खबरों के अंत में लिया जाएगा। खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना का कहर, 24 घंटे में 3,60,000 से ज्यादा नए केस, 3,293 की गई जान, मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,060 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,293 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान चली गई है। इसके साथ ही देश में मृतकों का आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंच गया है। एम्स डायरेक्टर का अलर्ट, RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी हो सकता है कोरोना। अगर लक्षण दिखे तो कोरोना की दवा लें। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन RT-PCR में भी पकड़े नहीं आ रहा है। कई लोगों ने कोरोना के लक्षण दिखने के बावजूद उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, यानी कि उनकी रिपोर्ट फॉल्स नेगेटिव है। देश की कोविड-19 टास्क फोर्स के मेंबर और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अब RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद जिन लोगों में कोरोना के पारंपरिक लक्षण हैं, उनको भी कोरोना के तय प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन हद से ज़्यादा संक्रामक है और संक्रमित मरीजों के संपर्क में केवल 1 मिनट रहने से ही दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो रहा है। अब सिंगापुर ने बढ़ाया मदद का हाथ। सिंगापुर के विदेश मंत्री डॉक्टर मलिकी उस्मान के सिंगापुर एयरफोर्स के 2 C-130 एयरक्राफ्ट को भारत के लिए रवाना किया गया है। ये विमान भारत में 256 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहा है। मलिकी ने कहा कि सिंगापुर और भारत के प्रागढ़ संबंध रहे। उन्होंने महामारी के दौरान पूरे समय सिंगापुर को जरूरी सामान की आपूर्ति करते रहने और भारत के योगदान के लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने भी 3 ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए अपना C-17 एयरक्राफ्ट सिंगापुर भेजा है। इसी खबर के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार 45 साल से बड़ी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगा रहा है। आपको हमें बताना है कि कौन सी तारीख से भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि 18 साल से 45 साल के बीच के लोग भी वैक्सीन लगा सकेंगे। सवाल एक बार फिर सुनिएगा, किस तारीख से 18 साल से 45 साल तक की उम्र के लोग वैक्सीन लगा सकेंगे? सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों का नाम अगले दिन की खबरों में घोषित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अर्थक्वेक इन बिहार, मुंगेर, किशनगंज व सुपौल में भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग। बिहार के मुंगेर, किशनगंज और सुपौल जिलों में बुधवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार
सुबह 7:51 पर ये भूकंप के झटके लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही स्थिति सामान्य हो गई। किशनगंज से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय सहित जिले के कई प्रखंडों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया। पीएमसीएच से 1 घंटे में लौटे 5 मरीज, 1 की मौत। बिहार के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पीएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए बेड नहीं है। यहाँ पटना व अन्य जिलों में जो भी गंभीर संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, उन्हें टक्का से जवाब मिल रहा है, बेड नहीं है। मरीज को यहाँ ले आइए। वहाँ कोरोना जांच के लिए बना काउंटर दोपहर 2 बजे ही बंद हो गया है। सुबह से जांच के लिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ा है। ये हाल है कि जब राज्य सरकार ने बड़े अस्पतालों को शाम 5 बजे तक जांच के लिए काउंटर खोलने और नमूनों का संग्रह करने का निर्देश दिया है। बिहार में 24 घंटे में ही बिना मास्क पकड़े गए 4000 लोग, देना पड़ा जुर्माना। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर राज्य भर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। सभी डीएम एसपी की कोरोना की तय गाइडलाइन व सख्ती के अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। पुलिस ने अप्रैल माह में अब तक 3 करोड़ 65 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। यानी हर दिन कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने पर औसत 13.92 लाख रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे में 3910 लोग बिना मास्क के पकड़े गए हैं, जिनमें 1.95 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। लॉकडाउन में भी चल रहा है नया संसद भवन का काम। मजदूर बोले डर लगता है। दिल्ली सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद सिर्फ उन्हीं निर्माण कार्यों में कार्य करने की अनुमति दी गई है जहां मजदूरों की रहने की व्यवस्था भी साइट पर हो। लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इन नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम जारी है। नई संसद भवन के लिए निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के ऊपर भी कोरोना के संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने कहा है कि भयंकर महामारी के कारण उन्हें यहाँ काम करने से भी डर लग रहा है। भयंकर महामारी के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण किए जाने और उसे मजदूरों को लगाए जाने को लेकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की आलोचना भी की है। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत रोका जाए, क्योंकि ये नैतिक रूप से गलत है। इसी के साथ आज की खबरें समाप्त होती है। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत के इतिहास में 29 अप्रैल का दिन किस लिए खास माना जाता है, और आपके जवाब के रूप में हमें कई लोगों ने कमेंट किया, मगर सही जवाब दिया है विमलेश पटवाल ने, जिन्होंने लिखा है कि 29 अप्रैल के दिन दिल्ली के लाल किले की नींव रखी गई थी। सही जवाब देने के लिए विमलेश पटवाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें देते रहें।